Assalamu alaikum students. Lecture number 26, Chemical Process Principles 2, कैन 2111 का हमारा ये ऑनलाइन लाइव सेशन है। आज का लेक्चर इस लिहाज से काफ़ी स्पेशल है कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसकी कोई पहले वीडियो शेयर नहीं की, क्योंकि ये सेशन मैं लाइव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन होगा। इसमें कुछ ग्राफ्स हैं जिनको हमने यूज़ करना सीखना है, और इस हवाले से कि पहले आप लोगों को उसका कुछ बेसिक आइडिया हो जाए, ताकि फिर बाद में उसकी कोई एक और वीडियो बनाकर आपको दी जाए, ताकि आप इसको जब स्टडी करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली आज का, वो साइकोमेट्रिक चार्ट्स है। साइकोमेट्रिक चार्ट्स ह्यूमिडिटी की कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ह्यूमिडिटी, जैसे आपको पता है कि हमारे पास हवा में, आप लोग अक्सर अखबारों में सुनते होंगे या न्यूज़ के अंदर, आज हवा में नमी का तनासुब इतने फीसद था। ये जो ह्यूमिडिटी की कैलकुलेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी की कैलकुलेशंस में ना सिर्फ मटेरियल बैलेंस बल्कि एनर्जी बैलेंस भी इन्वॉल्व होता है। तो इन कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए जो है साइंटिस्ट ने बहुत अरसे तक इस पे काम किया, और उसके बाद एक कंसाइज किस्म की हमें ग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिस इंफॉर्मेशन के जरिए हम जो है अपनी जो ये कैलकुलेशंस हैं, इन कैलकुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। मैं सबसे पहले आपको ये चार्ट आपको मैं शो करता हूं। आपको ये चार्ट नजर आ रहा होगा। इस चार्ट का नाम साइक्रोमेट्रिक चार्ट है। ये आपको जो चार्ट नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये जो चार्ट है आपको मैंने शो किया है, इस तरह के चार्ट को हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट कहते हैं। ये जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, मैंने एक दफा आपको बड़ा करके दिखाया है। ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट बेसिकली एयर की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी किस्म की ये लाइनें लगी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं आपको पढ़ के दिखाऊं, इसमें से हमारे पास यहाँ पे कहीं ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, एक सेकेंड, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, यहाँ पर आपको जो है वॉल्यूम है, ये वेट बल्ब या सैचुरेशन टेम्परेचर नजर आ रहा है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर एंथैल्पी एट सैचुरेशन है। इसी तरह इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एंथैल्पी डेविएशन नजर आ रही है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर सेंसिबल हीट फैक्टर नजर आ रहा है। फिर आपके पास इसी तरह यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट आपको नजर आ रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, ये एक कंसाइज किस्म की इंफॉर्मेशन है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं कि जब साइंटिस्ट ने बकायदा मुख्तलिफ किस्म की रेफरेंस स्टेट्स की मदद से, यानी कि एयर और वाटर की, जैसे आपको पता है कि हम जब एंथैल्पी की कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको कोई रेफरेंस स्टेट्स चाहिए होती हैं। तो उन्होंने रेफरेंस स्टेट यानी कि एयर के लिए 0 डिग्री C और जो है 1 एटमॉस्फेयर, वाटर के लिए 0 डिग्री C और 1 एटमॉस्फेयर, कुछ रेफरेंस स्टेट सिलेक्ट की, और उन रेफरेंस स्टेट की मदद से उन्होंने फिर मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर, यानी कि 1 डिग्री C पर, 2 डिग्री C, इस तरह मुख्तलिफ इंटरवल्स पर, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर एयर की ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको नाम बताया, एंथैल्पी, वेट बल्ब, ड्राई बल्ब, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये नजर आ रही है, ये सारी चीजें उन्होंने कैलकुलेट की। कैलकुलेट करने के बाद जब उन्होंने इसको बुकलेट फॉर्म में इसको बनाया, कन्वर्ट किया, तो ये सैकड़ों सफ़ों पर मुश्तमिल था। अब किसी को अगर इसमें इसको कंसल्ट करना पड़ता था, तो कंसल्टेशन उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाती थी कि भाई अब इसको हम फौरी तौर पर, आपको कुछ चीज चाहिए, आप 100 सफ़ों को कहाँ से खंगालते फिरे। कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कंप्यूटर उस वक्त थे नहीं। तो उस वक्त उन्होंने ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एक्यूरेट एक चार्ट, उन्होंने उस सारे डाटा को, सैकड़ों सफ़े की इंफॉर्मेशन को आपने इस तरह का इस चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास ये जो चार्ट मैंने आपको शो किया है, ये चार्ट बेसिकली हमारे पास और 1 एटमॉस्फेयर पर बनाया गया। तो आप
अगर किसी और प्रेशर के ऊपर, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है, तो फिर आप ये चार्ट आप यूज नहीं कर सकते। फिर आपको जो कन्वेंशनल हम जिस तरीके से हम कैलकुलेशन करते आए हैं पीछे, तो उस कैलकुलेशन के जरिए आप जो है एंथैल्पी वगैरह को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो डिफरेंट प्रेशर आपके पास सिस्टम के मौजूद है। जैसे मैंने आपको ये इसी तरह हर मुख्तलिफ प्रेशर पर आपको ये चार्ट मिल जाएगा। इसी तरह आपके पास देखिए यहाँ पर सिर्फ 55 डिग्री सी तक शो हो रहा है, तो आपके पास अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर की आपको रीडिंग वाला चार्ट भी हमारे पास जो बुक्स के अंदर अवेलेबल है हमारे पास खासतौर पर, और जो हमारे मुख्तलिफ किस्म की जो लिटरेचर है उसके अंदर ये अवेलेबल है। तो एक दफा मैं दोबारा ये आपको ये टर्म्स दिखाकर फिर हम बकायदा अपने लेक्चर का आगाज करते हैं, ताकि आपको पता लग जाए हमने बेसिकली ये जो चार्ट है इस चार्ट को यूज करना सीखना है। तो हमने इस चार्ट की मदद से कैलकुलेशन करना सीखना है, ये हमारे लेक्चर का मकसद है। तो इसलिए कि मैं इसको इंटरेक्टिव मैंने इसीलिए रखा क्योंकि आपको इसमें ये काफी मुश्किल चीज है लाइव पढ़ाना इसके हिसाब से, क्योंकि आपके लिए समझने में मुश्किल होगी। तो हम इसको एक दफा जब कर लेंगे तो फिर उसके बाद मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा कंपाइल, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद ये वीडियो भी मौजूद होगी जिसकी मदद से आप इसको जो है अपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सकते हैं। बेटा यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो आप डायरेक्टली अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं। यहां तक अगर कोई चीज आपको कंफ्यूज हो रही हो, मतलब जो आपको मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई हैं, ऑब्वियसली अभी मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बताई, सिर्फ मैंने अभी कुछ बेसिक्स बताई हैं। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल हो। चलिए। सर वेट बल्ब टेम्परेचर और मैं ड्राई बल्ब बेटा मैं टेम्परेचर। सब चीजों पे उन पे मैंने अभी शुरू नहीं किया। अभी आप टर्म्स मुझसे ना पूछें, मैं टर्म्स अभी बकायदा यही जब लेक्चर मैं आपको यही करूंगा डिटेल के साथ। तो सिर्फ ये है कि जो मैंने आपकी तमहीद बांधी है उस तमहीद में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ समझ ना आ रही हो, तो मकसद आपको बताने का कि आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट का मकसद पता लग जाए। ये मेरा बताने का मकसद था कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्यों यूज करते हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट कैसे बना। ये अगर आपको सब कुछ समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक दफा फिर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट का ये ओवरव्यू दिखाते हुए, ये आप जरा देख सकते हैं ओवरव्यू दिखाते हुए, हमारे पास बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की कर्व्स हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें आपके पास ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये वेट बल्ब या सेचुरेशन टेम्परेचर, ये ह्यूमिड वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, ये मौजूद है इसमें। हमारे पास ये एंथैल्पी एट सेचुरेशन ये मौजूद है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो है एंथैल्पी डेविएशन मौजूद है हमारे पास, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मौजूद है हमारे पास, यहाँ पर जो है मॉइस्चर कंटेंट, ये हमारे पास चीजें मौजूद हैं। तो अब हम बाकायदे अपने लेक्चर पे जाते हैं। अच्छा जी, तो जो साइक्रोमीट्रिक्स है हमारे पास, ये ख्याल करना है बेटा साइको नहीं बोलना। तो स्टूडेंट्स अक्सर मजाक करते होते थे कि भाई कोई चार्ट काफी मुश्किल है तो ये हमें साइको कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइक्रोमेट्रिक जो जो हम लफ्ज यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, बेसिकली ये स्टडी है जब आपके पास मिक्सचर्स ऑफ एयर और वाटर वेपर मौजूद होते हैं। तो मिक्सचर्स ऑफ एयर और वाटर वेपर, तो इनकी स्टडी, इनकी अगर आप इन ऐसे मिक्सचर की, यानी कि आपके पास एयर के अंदर अगर वाटर वेपर्स मिक्स हुए हो, नॉर्मली हमारी हवा में जो है वो वाटर वेपर्स मिक्स होते हैं। तो ऐसा जो मिक्सचर, एयर का मिक्सचर जिसके अंदर वाटर वेपर्स मिक्स है, उसकी अगर प्रॉपर्टीज को आप स्टडी करना चाहें तो जो साइंस यूज की जाती है उसका नाम है साइक्रोमेट्रिक्स। तो साइक्रोमेट्रिक्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि नमी का ताल्लुक है, ह्यूमिडिटी का ताल्लुक है, तो इसीलिए इसको जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था, इसको पुराने जमाने में साइक्रोमेट्रिक चार्ट कहते थे। तो वो फिर उन्होंने इन्हीं मजाकों के बचने के लिए उसको अब ह्यूमिडिटी चार्ट कहना शुरू कर दिया है। तो वो एक ही चीज है, ह्यूमिडिटी चार्ट, साइक्रोमेट्रिक चार्ट, जिनकी मदद से हम प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स ऑफ एयर एंड वाटर वेपर्स उनको स्टडी करते हैं। अभी ये देखिए हमने जब बात की, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कोई ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब है कि आपकी जब नमी हवा में मिलती है तो आपको नमी वाली हवा मिल जाती है, कोई वेट एयर मिल जाती है, कोई मॉइस्ट एयर मिल जाती है।
कोई ह्यूमिड एयर मिल जाती है। तो अगर आपके पास कोई ह्यूमिड एयर होगी तो फिर इसका मतलब है कोई ड्राई एयर भी होगी। देखिए, गर्मी का जमाना हो, मई के दिन हो और लू शदीद चल रही हो, तो आपको देखते हैं बिल्कुल आप बाहर निकलते हैं, आपका पसीना आने का नाम ही नहीं लेता। होता क्या है? वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा एयर ड्राई होती है। आप देखिए कि जून के दिनों में कपड़े आप बाहर फौरन उसको लटकाते हैं सूखने के लिए, वो कपड़े इतनी जल्दी सूख जाते हैं कि बिल्कुल उसको देर नहीं लगती। वजह क्या है कि जो इर्द गिर्द की जो हवा होती है वो ड्राई एयर होती है। अच्छा, यही अब मौसम आ जाए आपके पास अगस्त का मौसम, शदीद हब्स का नमी वाला मौसम, तो उस वक्त क्या होता है कि आपकी हवा के अंदर इतना मॉइस्चर ऑलरेडी मौजूद होता है कि आपका पसीना सूखने का नाम ही नहीं लेता। हम कपड़े भी लगाएं तो अगर वो जो है आपके उसको भी सूखने में टाइम लगेगा। फिर इसी तरह आपके पास जो है जो मिसाल के तौर पर आपको हर टाइम शदीद घबराहट, शदीद आपको उलझन रहती है, ये हमारे पास जो हवा होती है इस तरह की, उसको हम ह्यूमिड एयर कहते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास मैंने आपको ये चीजें बताई, तो ऑब्वियसली ऐसी एयर जिसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होंगे उसको हम ह्यूमिड एयर कहेंगे। नाम मैंने और भी बता दिए, वेट एयर भी हो सकती है, मॉइस्ट एयर भी आप उसको कह सकते हैं। और ऐसी कोई हवा जिसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद नहीं है, वो आपकी ड्राई एयर है, कोई खुश्क एयर है। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास जो है अगर लेट से कि आपके जो है कोई आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि यार ये एक, मैं दो गैसेस को कंसीडर कर रहा हूं, मेरे पास एक गैस ए है, दूसरी मेरे पास गैस बी है। मैं इन दो गैसेस को कंसीडर कर रहा हूं मिसाल के तौर पर। तो जो गैस ए और गैस बी है, तो अगर जो है इनका मिसाल के तौर पर अगर उनका जो है अगर वॉल्यूम सेम है, या आप उसको ये कहिए कि हमारे पास जो है अगर उनका दोनों गैस ए का, यानी कि आप ये कहेंगे अगर गैस ए का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है और गैस 3 लीटर है, तो जो है जो है और इनका टेम्परेचर और प्रेशर अगर वो भी सेम है, तो उस वक्त ये जो गैस ए और बी, इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो गैस रिएक्टिव है अनरिएक्टिव। वो गैस आपकी जो है आपकी जो गैस है वो मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, वो जो गैस है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, या वो गैस को प्योर गैस है, डजेंट मैटर। गैस अगर आपके पास मौजूद है तो याद रखिएगा, हमारे पास जब भी आपके पास अगर दो गैस, कोई भी गैस हो, दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर उनका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो बराबर होगी। ये हमें बेसिकली एवोगैड्रोज लॉ से पता चलता है, और ये दुनिया की तमाम गैसेस के ऊपर ये चीज काबिल अमल है। अच्छा, अब जरा एयर को देखते हैं। हमारे पास जो एयर है बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है। इसमें कुछ गैसेस ज्यादा हैं, जैसे नाइट्रोजन बड़ी प्रोमिनेंट है। एग्जैक्टली एयर के अंदर अगर देखा जाए तो 71 पॉइंट समथिंग जो है हमारे पास नाइट्रोजन होती है, और बाकी आपके पास जो है ऑक्सीजन है ऑलमोस्ट तकरीबन जो है आपके पास हम उसको जो है 21% तक हम उसको कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो जो 20 पॉइंट समथिंग आप ये समझिए कि आपके पास ऑक्सीजन होती है, और रिमेनिंग उसके अंदर फिर और हमारे पास फ्रैक्शन डिफरेंट चीजों की, डिफरेंट अदर गैसेस की होती है। तो रफली अगर स्पीकिंग कैलकुलेशन पर्पजेस के लिए अगर आप कहें, तो मैं अगर ये कहता हूं तो ये ज्यादा गलत नहीं होगा कि एयर के अंदर 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये है क्योंकि 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन, तो एयर के अंदर जो हमारी रेशो बनती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, वो 4:1 बनती है। अच्छा, अब जरा अगर हम ये जो मैंने आपको एवोगैड्रोज लॉ की साइंस बताई थी, अगर हम उसको देखें, तो उसको देखते हुए पता ये लगता है कि अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर वेपर्स हैं और उनके 10 मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर ऐड हों, और जो आपके वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर ऐड हो रहे हैं उनका भी वही टेम्परेचर और प्रेशर है जो कि एयर का टेम्परेचर और प्रेशर है, तो
अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ क्या होगा, हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो चेंज नहीं हो सकते। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर, मैंने अब ये वाटर वेपर्स के, क्योंकि वाटर वेपर्स इज ऑल्सो अ गैस, वाटर वेपर्स जब आपके पास एक गैस है, मैंने उसको एक और एयर के अंदर इसको ऐड किया है, मिक्स किया है, मैंने उसको ऐड किया है। अब ये एवोगैड्रो दोनों का क्योंकि वॉल्यूम बराबर है, दोनों का क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है, तो ये एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक गलत है कि उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। नहीं, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। तो भाई ये कैसे हो सकता है? तो फिर बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? हमें तो मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस तो हमने पढ़ा है कि आपका जो इन होता है वही आउट होता है। तो ये फिर बैलेंस कैसे पूरा होगा? बैलेंस पूरा हो जाएगा, वो ऐसे बैलेंस पूरा होगा कि अगर देखिए, अगर ये एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक जब आपके 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपके एयर के अंदर ऐड होंगे तो होगा क्या, एयर में से 10 मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे। यानी कि आपकी जिस एयर की जिस जगह पर, क्योंकि एयर तो हर जगह मौजूद है हमारे पास, लेकिन अगर किसी मखसूस जगह पे मैं बात कर रहा हूं, जिस मखसूस जगह पे एयर में वाटर ऐड हो रहा है, तो उस जगह पे, जिस जगह पे एयर में वाटर ऐड होगा, वहां से जो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हट जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, वहां पर खला पैदा हो जाएगा और उस खला को फिल कर लेगा वाटर वेपर्स को, ताकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद ना बढ़ सके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कांस्टेंट रहे और हमारा जो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। अच्छा, अब जब हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर वेपर्स के, जब हम उसको एयर में ऐड, तो ये हमने तय कर लिया कि देखिए हमारे पास जब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में आपने ऐड किए, तो एवोगैड्रोस लॉ की रोशनी में आपके एयर से 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, सॉरी एयर के 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि एयर के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन भी मौजूद होती है और एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। एक मिनट स्टूडेंट्स, जरा वेट कीजिएगा, एक मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो एवोगैड्रो लॉ हमें ये कहता है कि अगर 10, यानी कि एवोगैड्रो लॉ खुद से नहीं, एवोगैड्रो लॉ की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि अगर आपके पास जो 10 वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हमारी एयर में ऐड हुए हैं, तो जिस जगह वो एयर में ऐड हुए हैं वहां से 10 एयर के मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो हटेंगे, तो उस जगह पर वो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल एडजस्ट होंगे। अब क्योंकि एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो 4:1 होती है, तो इसका मकसद है अगर आपने 4:1 को देखते हुए 10 मॉलिक्यूल्स पूरे करने हैं, 8 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास एयर में से डिस्प्लेस होंगे जब आपके पास एयर के अंदर जो है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। अच्छा, ये चीज यानी कि जब 10 वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर ऐड होंगे, तो वहां से 8 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के और 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास जो है वो आपके ऑक्सीजन के डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब अगर मैं कोई एटॉमिक मैस बैलेंस लगाऊं इस एडिशन और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कि भाई देखूं कि नेट इफेक्ट क्या क्रिएट हो रहा है, तो जरा मैं उसको कोई मैस बैलेंस लगाऊं, तो मैस बैलेंस के लिए मैंने, अगर आप ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे मैंने एक तरफ मैस गेन बाय एयर, मैस लॉस्ट बाय एयर। अच्छा, मैस एयर के पास कहां से आया है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो वाटर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आए थे उसकी वजह से एयर को मैस मिला है।
मैश लॉस कैसे हुआ है? वो जो आपके 8 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के और 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एयर में से डिस्प्लेस हुए हैं, जिसकी वजह से उस एयर का मैश लॉस हुआ है। अच्छा, अब हमें पता है कि जो मोलर मैश होता है वाटर का वो 18 होता है, यानी कि कैसे? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है, 16 + 2 18। तो अब अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल है, यानी कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल का जो मोलर मैश है वो आपके पास ये 18 होगा, तो जो है यूनिट्स की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ फिगर उसको देखते हुए, यूनिट कोई भी हो सकता है, ग्राम में जो भी आपके पास यूनिट होगा, तो हमारे पास अगर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपके पास टोटल जो मैस होगा 10 × 18, आपके पास टोटल मैस गेन होगा 180। अच्छा, अब इसको देखिए, दूसरी तरफ देखते हैं, जो मैस लॉस होगा उसकी तरफ जरा देखते हैं। मोलर मैस जो नाइट्रोजन का होता है वो 28 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2n2 है तो 28 हो गया। ऑक्सीजन का 8 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डिस्प्लेस हुए, तो 8 × 28 224। और जो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हुई है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 की, अगर आप उसको देखिए तो आपके पास 2 × 32 = 64। तो जो टोटल मैस डिस्प्लेस हुआ है, हम ये मैस बैलेंस लगा रहे हैं, ये तो हमें पता लग गया कि 10 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऐड हुए और आपके पास जो 10 एयर के मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो गए, ये तो पता लग गया। हम मैश बैलेंस करते हुए हमें पता ये लग रहा है कि जो टोटल मैश लॉस होगा वो 224 + 64 वो 288 होगा। जरा गौर करें, मतलब ये है मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर है, लेकिन पता ये चला कि जब आपके पास 10 वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स आपके एयर में ऐड होते हैं तो उस वक्त आपके पास जो है वो 180 उसका जो वजन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि जो उसकी ये एडिशन की वजह से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उसकी वजह से जो है जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप नेट देखें तो आपके पास इजाफा कम हुआ है, कमी ज्यादा हुई है, तो हमारे पास एक नेट डिक्रीज होगी। जो हमारे पास आपके पास ये जो एयर है, यानी कि अब ये एयर कौन सी है? ये एक वेट एयर है, ये वो एयर है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गया। ड्राई एयर के मुकाबले में जो आपकी वेट एयर है उसका वजन भी और उसकी डेंसिटी भी कम होगी। देखिए, नॉर्मली अगर आप ये समझें, आपको लगता है कि यार जो वेट एयर होगी वो तो हैवी होगी, नहीं, वेट एयर ने साबित किया है वेट एयर हैवी क्यों नहीं है, इसलिए कि जब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाते हैं और आपका जो नेट वेट होता है वेट एयर का एज कंपेयर टू द ड्राई एयर, तो वो उसका कम हो जाता है। और इसी वजह से हमारे पास जो ह्यूमिड एयर होती है वो उसका मैस कम होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। जी बेटा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई ये चीज जो हमने एक चीज देखी है इसके हवाले से अगर किसी को समझने में कोई परेशानी हो, डायरेक्टली अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं बेटा। सर जी, ये जो मैस ऑफ उसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डिस्प्लेस होगा एयर में से, वाटर वाटर के वेपर्स जब ऐड होंगे ह्यूमिड एयर में, तो वो जो डिस्प्लेस होंगे वो तो रहेंगे तो एयर में ही ना। देखो मेरी बात सुनो, हम अगर इस तरह करें, अगर मैं आप इसको इस तरह समझो, मिसाल के तौर पे मैंने एक जो है ना 1 फुट का मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, मैं उस बॉक्स के अंदर जो एयर मौजूद है उस एयर के अंदर से जो है मैं कुछ वाटर वेपर्स ऐड कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है अगर वो जो उसके अंदर से वेपर निकलेंगे, जो एयर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, वो तो फिर बॉक्स से बाहर चले जाएंगे ना। तो इस चीज को समझने के लिए यही है कि हम पूरी कायनात को, तो एयर तो हर जगह मौजूद है, तो हम सिर्फ उस सिस्टम की बात करें। आपको पता है हमारा जो भी काम होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग के हिसाब से होता है, तो ऑब्वियसली वो जो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन है, जिस जगह पे हम ये बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, हम तो पूरी जगह की तो बात नहीं कर सकते। और तो इसीलिए तो ऑब्वियसली वो जो मॉलिक्यूल निकलेंगे वो भी सराउंडिंग में चले जाएंगे, तो हम सराउंडिंग को कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस एक छोटे से पोर्शन को कंसिडर कर रहे हैं जिस पोर्शन के अंदर वो आपके पास जो है मॉइस्चर ऐड हो रहा है। मिसाल आप देखिए, देखिए दुनिया में अब मिसाल देखें, अगर रहीमिया खान में बारिश हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाहौर में भी बारिश हो रही होगी, एयर तो वहां पे भी है, सेम एयर है।
पूरी दुनिया के अंदर अर्थ ओपन है, कोई दीवारें वगैरह बाउंड्रीज तो नहीं लगी हुई ना, लेकिन इसका मकसद ये है कि जब आपके पास जो बारिश हो रही है तो आपके पास यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो एयर के अंदर वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जो है लाहौर, या लाहौर में बारिश हो रही है और यहाँ पर आप सहरा में चले जाएं तो आपके पास वहां पे जो एयर की कंडीशन होगी वो डिफरेंट होगी। एयर तो हर जगह मौजूद है, तो हम वो बात करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर हमारा सिस्टम अंडर कंसिडरेशन हो, उसी को देखते हुए हम ये सारी गुफ्तगू करते हैं। जी बेटा। ओके सर, क्लियर है। बेटा किसी और को इस हवाले से कोई कंफ्यूजन हो? ये जो चीज हमने स्टडी की है अभी, इसको अगर समझने में किसी को दुश्वारी है, किसी को चीज क्लियर नहीं हुई, बाकी हम आगे पढ़ते हैं। ये बेटा हमारा क्योंकि काफी वसीर टॉपिक है, तो ये हमारे 2 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। कुछ पोर्शन हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ पोर्शन हम जो है इसका जो रिमेनिंग पोर्शन बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी के प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जो प्रॉपर इसकी चार्ट रीडिंग है, थ्योरी है, एक दफा आपको चार्ट देखना आ गया तो फिर ये जो है सेकंडों का काम है, फिर ये कोई इतना जो है लेंथी काम नहीं है। तो इसीलिए ये आपके पास ये हमारे 2 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। आज कुछ पोर्शन आज कवर करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग इसका पोर्शन होगा इंशाल्लाह वो हम अपने ट्यूसडे वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है बात आगे शुरू करने से पहले, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर को लिखने के लिए आप इस तरह उसको लिख सकते हैं कि टी सबस्क्रिप्ट डीबी, यानी कि डीबी स्टैंड्स फॉर ड्राई बल्ब। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है भाई? ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है ये आम सा टेम्परेचर जो हमेशा सदियों से आप नापते आए हैं। कैसे कि भाई अगर आप थर्मामीटर, कोई सा थर्मामीटर आप ले लें, थर्मामीटर ले लें, थर्मोकपल ले लें, कोई थर्मिस्टर ले लें, कोई सा टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लें जिसकी मदद से आप किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करती हैं, तो वो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। यानी कि किसी इंस्टेंट के ऊपर मैं अगर आपको मैं कहता हूँ यार एयर के अंदर अगर हवा के अंदर मैं जस्ट थर्मामीटर लगे होता है तो वो जो आपको रीडिंग दे रहा होगा, तो खास तौर पर जब हम ड्राई बल्ब की बात करते हैं तो ड्राई बल्ब का जो टेम्परेचर है ये इन टर्म्स ऑफ हम एयर के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो आपने जस्ट अपना थर्मामीटर से आपने जैसे नॉर्मली आप रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग लेने के लिए क्या होता है, जैसे अगर खुदा ना खासा आप में से किसी को बुखार हो तो आप थर्मामीटर का जो बल्ब होता है, थर्मामीटर की एक पीछे स्टेम होती है और आगे वो जो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसको अपने बॉडी के साथ कांटेक्ट करते हैं। तो बॉडी के साथ जब कांटेक्ट करते हैं तो वो आपका कांटेक्ट की वजह से वो टेम्परेचर उसका जो है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा और आपको वो रीडिंग आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह एयर भी जब कांटेक्ट करेगी आपके ऑर्डिनरी नॉर्मल थर्मामीटर के साथ, आपको फौरी तौर पर टेम्परेचर की वो जो रीडिंग आ जाएगी, तो वो जो रीडिंग होगी उसको हम कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर जैसे आपको पता है कि अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर है तो भाई फिर कोई वेट बल्ब टेम्परेचर भी होगा। तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, जरा वेट बल्ब टेम्परेचर को देखते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करने का बड़ा आसान तरीका है। आपके पास आप लोगों ने देखा होगा आम जो थर्मामीटर जिसकी मैं मिसाल मैंने आपको दी है, ये वही आम थर्मामीटर है, लेकिन उसके साथ हमने एक छोटा सा काम किया। उस थर्मामीटर के साथ ये काम किया है कि ये जो थर्मामीटर का बल्ब बना हुआ है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये थर्मामीटर का बल्ब होता है जिसको आप हॉट सरफेस के साथ या किसी ऐसे सरफेस के साथ कि जिसका आपने टेम्परेचर मेजर करना हो उसको कांटेक्ट में लेके आते हैं। मैं इस थर्मामीटर के बल्ब के इर्द गिर्द मैं इस थर्मामीटर के बल्ब के इर्द गिर्द कोई गीला कपड़ा, कोई गीली रुई, कोई इस तरह की चीज, कोई धागा गीला, आप तो आप इसको जो है इसको विक हम इसको अगर ऐसी जो छोटी सी, जैसे अगर आप छोटा सा कपड़ा जो है आपके पास या कोई इस तरह चीज हो हम उसको देखते हैं तो स्टूडेंट्स 1 मिनट बेटा मैं कंटिन्यू करता हूँ।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर होता है, उस ऑर्डिनरी थर्मामीटर को अगर आप देखें तो उसका जो बल्ब होता है, जो मेटेलिक वाला उसका पोर्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास मरकरी वगैरह मौजूद होती थी, उसके इर्द गिर्द अगर मैं कोई गीली रुई या कोई गीला कपड़ा मैं लपेट देता हूँ, जिसको मैं विक कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो हमने इस विक को, जो गीला कपड़ा या कोई गीला छोटा सा कपड़ा, गीली कोई रुई वगैरह मैंने लपेट दी है, अब मैं इस थर्मामीटर को, अब ये जो थर्मामीटर है ये अब आपके पास एक वेट बल्ब थर्मामीटर बन गया। वेट बल्ब का क्या मतलब है कि भाई आपने इसका जो बल्ब है उसको गीला कर दिया, तो आपने उसको, जो वाटर है उसके साथ उसको गीला कर दिया। अच्छा जी, जब आपने उसको गीला कर दिए, अब उसके बाद जब आप इसको एयर में रखते हैं तो इर्द गिर्द जो एयर मौजूद होगी, आपको पता है जैसे कि एयर के अंदर आप करते हैं तो एयर आपके पास यहां से आ रही है, तो एयर के अंदर कोई तो क्या होगा, क्या कि आपके पास जब ये एयर इस बल्ब के साथ आके टकराएगी, इस रुई के साथ, तो फिर इसके अंदर जो है आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच द मॉइस्चर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस एयर, तो आपके पास ये, अगर इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर मौजूद होगा, तो ये आपकी जो रुई है ये गीली की गीली, बहुत इसमें से मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा। अगर ये ड्राई होगी तो क्या होगा कि इसमें से मॉइस्चर रिमूव होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें से मॉइस्चर रिमूव होना शुरू हो जाएगा। जब इसमें से मॉइस्चर रिमूव होना शुरू होगा तो क्या होगा कि जैसे आप लोगों को गर्मियों में देखा होगा कि आप लोग गर्मियों में जब अगर नहाते हैं, तो नहाने के बाद आपको जो है, अगर आप पंखे के नीचे आके बैठते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है। होता क्या है बेसिकली, होता ऐसे है कि जब आप नहा के आते हैं तो नहाने के बाद आपके जिस्म के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर के जो ड्रॉपलेट्स वो बॉडी के साथ अटैच होते हैं, बॉडी के साथ कांटेक्ट होते हैं, तो क्या होता है उन ड्रॉपलेट्स के पास कुछ बॉडी की हीट भी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल बॉडी के साथ कांटेक्ट है। अगर लेट से कि आपके पास ये ड्रॉपलेट है और वो ड्रॉपलेट बॉडी के साथ बिल्कुल कांटेक्ट पे है, तो आपकी बॉडी की कुछ हीट उन वाटर ड्रॉपलेट्स में भी मौजूद होगी। जब आप पंखे के नीचे आके बैठते हैं तो पंखा तेजी से उन वाटर ड्रॉपलेट्स को इवेपोरेट करता है। तो जब पंखा तेजी से वाटर ड्रॉपलेट्स को इवेपोरेट करता है, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कुछ आपकी बॉडी की हीट को भी अपने साथ लेके उड़ जाती है। तो अब आपके पास जब, क्योंकि जिस्म, पूरे जिस्म पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद है, तो जब इतने ज्यादा ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ जाती हैं तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो बॉडी की हीट है वो कम हो जाती है। वो बॉडी की हीट आपकी हवा के साथ वो चली गई है और आपको ठंडक सी लगती है। इसी वजह से गर्मियों में अक्सर लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद आप पंखे में बैठना अच्छा महसूस करते हैं कि उसको हमें ठंडक का एहसास होता है हमारे पास। तो बिल्कुल यही चीज इसमें होगी कि आपके पास जब ये एयर इस, जो आके वेट क्लॉथ के साथ, वेट कॉटन के साथ, इस मॉइस्ट विग के साथ आकर टकराएगी, तो उसके बाद इसमें से कुछ मॉइस्चर वहां पे जाएगा, और जब इसमें से मॉइस्चर निकलेगा आपकी वेट विग में से, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो थर्मामीटर की जो हीट थी वो लूज होगी, और आपके पास जो वेट बल्ब, जो टेम्परेचर की जो रीडिंग है, वो कोई आपके पास रीडिंग, कम रीडिंग आएगी जो एज कंपेयर टू बिफोर। यानी कि पहले आपने इसी थर्मामीटर को अगर आपने एज अ ड्राई बल्ब यूज किया था, जो पहली रीडिंग आएगी उससे आपको कुछ कम रीडिंग आएगी। तो ये जो आपको रीडिंग मिली है, इस रीडिंग को हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो ये वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, इसकी रीडिंग हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम हो। तो यही कुछ उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास देखिए, जब कोई कपड़े का टुकड़ा, कोई रुई वगैरह, जब उसको पानी में भिगोकर आपने थर्मामीटर के बल्ब के साथ अटैच किया है एक विक की फॉर्म में, और तो उस वक्त हमारे पास जब इस थर्मामीटर को आप किसी फ्लोइंग एयर, यानी कि आप हवा के अंदर जस्ट उसको उसको रख देते हैं, तो हवा के अंदर हाथ में एक तरह से इस सिरे को पकड़ के हाथ से अगर आप उसको रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि जो उस वेट मॉइस्ट विक में जो वाटर मौजूद होगा, वो वाटर इवेपोरेट होगा आपके इर्द गिर्द की एयर में। अच्छा, तो फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब वाटर इवेपोरेट होगा, क्योंकि वाटर थर्मामीटर के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में है, तो वो थर्मामीटर की कुछ हीट भी अपने साथ जो है वो ले उड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वो हीट
हीट में कमी के पास जो बल्ब का टेम्परेचर है उसके अंदर रिडक्शन आएगी, बल्ब टेम्परेचर आपका रिड्यूस हो जाएगा। जब बल्ब का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो थर्मामीटर की रीडिंग गिर जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास जैसे जैसे आपके पास जो इस गीली रुई में से, गीले कपड़े में से जो वाटर है वो एवेपोरेट होता रहेगा, तो हमारी ये जो गीली रुई है, ये जो गीला कपड़ा, जो विक है, ये ठंडा होता जाएगा और ये जो है मुसलसल ठंडा होता जाएगा, हत्ता कि जब आपके पास जो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर का जो रेट है, यानी कि वो कौन सा रेट, कि आपके पास वो जो स्टेडी स्टेट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हमारे पास एयर जो विक में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और जो एयर विक में से एनर्जी निकाल रहा है, अगर वो जो रेट उस वक्त तक ये कूल होता रहेगा, उस वक्त तक ये टेम्परेचर गिरता रहेगा, कि जब तक ये जो रेट्स हैं दोनों बराबर ना हो जाए। कौन से रेट्स की बात कर रहा हूं, यानी कि एयर, अब देखिए हो सकता है कि एयर का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर कुछ हीट सप्लाई कर रहा होगा और कुछ हीट आपकी यहां से निकल रही होगी, तो ये जो आपके हीट की एडिशन और हीट का जो रिमूवल है, ये जो रेट्स हैं दोनों, ये उस वक्त तक जब तक ये बराबर नहीं हो जाते तब तक ये आपका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ये गिरता रहेगा। जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, यानी कि स्टेडी स्टेट रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द विक बाय द एयर और स्टेडी स्टेट रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी बाय द वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द विक, ये दोनों रेट जब तक बराबर नहीं हो जाते आपके पास ये टेम्परेचर गिरता रहेगा। अच्छा, फिर एक वक्त आएगा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, यानी कि जो इर्द गिर्द की जो हवा होगी, वो हवा के अंदर जो वाटर मौजूद होगा और जो आपकी विक में वाटर मौजूद होगा उसकी अमाउंट बराबर हो जाएगी। अब मजीद वाटर आपकी इर्द गिर्द की हवा के अंदर नहीं जा सकता। तो ये जब आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा कि वो जो आपका टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, वो मजीद कम नहीं होगा। ये जब कांस्टेंट स्टेशनरी टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है, उस एयर का जो कि आपके इस जगह में मौजूद आसपास से गुजर रही है, यानी कि इस बल्ब के आसपास से जो एयर गुजर रही है उसका ये वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। इसलिए जरा आप गौर कीजिए, तो वेट बल्ब टेम्परेचर दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। वेट बल्ब टेम्परेचर एक तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि अगर आपको ऑब्वियसली ड्राई बल्ब टेम्परेचर से पता लगता है कि अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, ताकि इवेपोरेशन उसके मुताबिक हो सके। और दूसरा, आपकी इर्द गिर्द हवा में कितनी नमी मौजूद है, अगर नमी ज्यादा होगी तो ये इवेपोरेशन कम होगी, अगर ये नमी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। तो बेसिकली हमारे पास जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी जो एयर है वो वाटर से सैचुरेटेड है, मिसाल के तौर पर अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास हवा के अंदर इतनी नमी मौजूद है कि अब हवा में मजीद नमी एब्जॉर्ब करने की कोई सलाहियत नहीं है, ऐसी एयर को हम ये कहते हैं इसकी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। यानी कि ऐसी एयर जो अपने अंदर मजीद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर सके, वो 100% उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो एट दिस कंडीशन ऑफ 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास जो है अचीव हो जाएगी, यानी कि क्योंकि जब आपके पास ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा, अब यानी कि ये जो इधर एयर होगी ना वो 100% नहीं होगी, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसकी इर्द गिर्द की जो आसपास जो एयर होगी वो जो उस वक्त उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो चुकी होगी, इसीलिए इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है और अब मजीद वाटर इसमें से एवेपोरेट नहीं हो रहा और आपके पास वो जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर हमारे पास जो है वेट बल्ब टेम्परेचर आएगा। इसीलिए जितनी ज्यादा कम हमारे पास, देखिए जितनी भी आपकी ह्यूमिडिटी, हवा में नमी कम होगी, हमारे पास जो है उतना ही हमारे पास डिफरेंस वेट बल्ब और ड्राई बल्ब में ज्यादा होगा। यानी कि आप इसको ये समझिए कि अगर आपकी हवा काफी खुश्क है तो हवा की खुश्क होने की वजह से हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस काफी ज्यादा आएगा। अगर आपकी हवा नमी वाली है तो उस वक्त ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो कम होगा।
जी स्टूडेंट्स, ये अगर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के बारे में अगर किसी को अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई अगर आपको इस हवाले से ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के हवाले से किसी का कोई सवाल है, बेटा डायरेक्टली माइक अपना ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं। बेटा ड्राई बल्ब टेम्परेचर या वेट या बल्ब वेट टेम्परेचर बल्ब कैसे था? सर जी सर ये जी लास्ट में जो आपने बताया कि जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा, जी तो उसकी हमें उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो वो हम ह्यूमिडिटी फाइंड कर रहे हैं या उसमें वाटर वेपर्स फाइंड कर रहे हैं? नहीं, अभी हम उसको अभी हम उसको सुनो आएंगे। अब देखिए, अभी सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास ये जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट की जो बुनियाद है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट की बुनियाद ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर है। बेसिकली है क्या, मैंने जब आपको ये चार्ट दिखाया था, एक दफा दोबारा देख लें। ये जो चार्ट आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, इस चार्ट में बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीजें हैं, 7-8 चीजें हैं। तो इस चार्ट में से अगर आपके पास कोई सी दो चीजें पता हो, कोई सी दो चीजें पता हो, तो आप बाकी सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। ये है असल इसका प्रिंसिपल। हमारे पास शर्त ये है, हमें कोई सी दो चीजें पता हो तो हम बाकी सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर ऐसा ही है कि हमने जब साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर कुछ कहीं से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट बड़ा सिंपल स्टार्ट उसका ये है कि आप हवा का जो है वो वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर मालूम कर लें। जब आपने हवा का ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर मालूम कर लिया, अभी मैं आगे मजीद बताऊंगा कि क्या किस तरीके से आप बाकी चीजें मालूम करेंगे। आपका जिंदगी आसान हो गई और आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप मैयर करना चाहते थे, वो फौरन आप मैयर कर लेंगे। यहां तक से बताने का ये आपको मकसद था कि जो डिफरेंस है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस तरह है कि हमारे पास ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एयर अंडर कंसिडरेशन है उसके अंदर कितना मॉइस्चर है। अगर एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो कम होगा, तो आपका जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होगा। अगर एयर के अंदर मॉइस्चर जो है वो ज्यादा होगा, तो उस वक्त ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस है वो कम होगा। उसकी वजूहात वगैरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ड्राई बल्ब तो आपके पास कांस्टेंट होगा। ड्राई बल्ब तो जो आपके पास ड्राई बल्ब आ गया एक दफा आ गया। लेकिन आप देखिए कि अगर आपके पास जो यहाँ पर जो हमारे पास एयर यहाँ पे आपके मौजूद है, वो जब इसके अंदर मॉइस्चर इर्द गिर्द की मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो उस वेट को सूखने में टाइम लगेगा, यानी कि उसमें से वाटर इवेपोरेशन को स्लो होगी। वो वाटर इवेपोरेशन जब स्लो होगी तो आपका वेट बल्ब कम गिरेगा, उसके अंदर जो वैल्यू है वो आपको कम, उसके अंदर डिफरेंस की वैल्यू आएगी। अगर ये ह्यूमिडिटी कम होगी तो आपके पास ये वैल्यू ज्यादा गिरेगी, डिफरेंस ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। जी बेटा, ये किसी ने पूछा था। ठीक है सर। बेटा किसी को वेट बल्ब टेम्परेचर या ड्राई बल्ब टेम्परेचर के हवाले से कोई फर्दर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्लियर ना हो, अगर किसी को अगर ये ड्राई बल्ब या वेट बल्ब टेम्परेचर के हवाले से अभी मजीद भी कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि इसीलिए मैंने जो है ताकि ये क्लियर हो, आपके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। सर उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। जी सर जिस तरह ये हमारे पास जो ड्राई बल्ब था, उसमें हमने जो हीट मेजर की थी वो सेंसिबल हीट थी। जो वेट बल्ब हम यूज़ कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वो कोई और हीट है या वो भी सेंसिबल नहीं हीट हो? नहीं, देखो इसकी मैं वजह बताऊं। आप हम ना इसको फिलहाल हम सेंसिबल और लेटेंट हीट की तरफ नहीं जा रहे। हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास हवा के अंदर कोई नमी कोई मौजूद है, हम नमी के हिसाब से देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास क्योंकि हवा के अंदर जो मौजूद है, इर्द गिर्द की हवा मौजूद है, सेंसिबल और लेटेंट हीट के जो कॉन्सेप्ट है वो या लो टेम्परेचर के ऊपर या बड़े हाई टेम्परेचर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो सिर्फ इसीलिए हमने इसको लेते हुए हमने सिर्फ उसको जो बात की है, और हम उसको इसलिए सिंपल रखते हुए हम इसी बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपके पास जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर हम उसको इस हिसाब से देख रहे हैं कि आपकी इर्द गिर्द के अंदर मॉइस्चर कितना उस टेम्परेचर के ऊपर असर कर रहा है। उसकी मैंने आपको वजह बता दी कि किस तरीके से हीट
जो आपकी लॉस हो रही होती है और जो हीट गेन हो रही होती है, उसके बैलेंस की वजह से आपका ये टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है। तो उसको हम इस तरह रिलेट कर रहे हैं। जी बेटा। सर जो ये वेट बल्ब है, जब इसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी तो ये हम इसका टाइम मेजर करेंगे कितने टाइम बाद सुनिए, आपके ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, क्योंकि आपकी जो रुई है वो थोड़ी सी रुई है, छोटी सी चीज है, इसका मकसद कहने का यह है कि आप ज्यादा टाइम ना दें। अगर आपने देर कर दी है, मिसाल के तौर पे लेट्स लेट्स से कि अगर आप ये काम 2 मिनट तक रखते हैं तो 2 मिनट जो है वो आपका सफिशिएंट टाइम है, 2 से 3 मिनट कर दे। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा टाइम करते हैं, 5 मिनट करते हैं, और ये रुई सूख गई, ये रुई सूख गई, तो फिर आपके पास ये जो कंडीशन है आपकी, ये फिर ये वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं आएगा, ये आपने गलत टेम्परेचर मेजर किया है। ये वेट बल्ब टेम्परेचर, बेटा याद रखिएगा, ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर की शर्त यही है कि जब तक ये आपके पास ये जो रुई है, गीली रुई जो विक है, ये गीली रही है और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और आप उसको मेजर कर लेंगे, उस टाइम आपने जो आपके पास वो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। यानी कि इसकी शर्त यही है, आप ये कह रहे हैं कि जो हवा के अंदर मॉइस्चर मौजूद है और जो विक के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, यानी कि आपका जो हवा की वजह से मॉइस्चर जो विक में आ रहा है या विक में से जो मॉइस्चर हवा में जा रहा है, ये दोनों रेट्स बराबर हो गए हैं, तो उस वक्त आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो इसलिए इस रुई का गीला रहना बहुत जरूरी है। अगर ये सूख गई तो फिर आपके पास ये वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं होगा। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर। जी जी बेटा पूछे। सर, जब हम वेट बल्ब टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, इसका मतलब है कि हमने जो 100% ह्यूमिडिटी का जो टेम्परेचर है वो नोट कर लिया रिलेटिव टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अच्छा, इसको हाँ किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन इसको आपने इस तरीके से इसको ये चीज बात करनी है, यानी कि उस प्रिंसिपल के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप इसको ये समझिए, जरा इसको ये समझिए कि इस जगह पर अब आपके पास 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई है, तो आपने वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर किया इस एरिया में, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि द एरिया विच इज वेरी क्लोज टू दिस वेट बल्ब, उस एरिया के अंदर आपके पास जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, वहां पर आपके पास 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। लेकिन क्योंकि आपके पास ड्राई बल्ब और वेट बल्ब दो डिफरेंट टेम्परेचर मौजूद है, तो आप इनकी मदद से एक्चुअल जो एयर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उसको मेजर करेंगे। ये बेटा जरा गौर करें दोबारा, क्योंकि आप एक प्रोसेस कर रहे हैं, आप प्रोसेस कर रहे हैं, एयर के अंदर से जो ह्यूमिड एयर है वो आपकी इस गीली रुई के साथ टकरा रही है और इस गीली रुई में से कोई मॉइस्चर एयर में जा रहा है। इस वजह से इस गीली रुई के आसपास की जो एयर है, जब 100% उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो वो आपने टेम्परेचर को तो वेट बल्ब टेम्परेचर कह दिया। लेकिन अब आपके पास ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर को यूज करते हुए आपने हकीकी तौर पे इस सारे एरिया में जो एयर मौजूद है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट में से मेजर करेंगे। जी बेटा, ये रोल नंबर 9 जी क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है सर। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि हर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रिलेटिव जो 100% ह्यूमिडिटी होगी वो तो चेंज होगी, ठीक है। तो अब इसको जो मैस बैलेंस है उससे हम किस तरह से रिलेट करेंगे? 100% ह्यूमिडिटी हो गई है तो हम मैस बैलेंस से किस तरह से रिलेट करेंगे? अच्छा, इसका जो मैच बैलेंस है ना, बैलेंस के लिए अभी आप जरा वेट कीजिए, अभी हम बकायदा देखेंगे कि हमें ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट से ही पता लग जाएगा। हम सिर्फ वेट बल्ब और ड्राई बल्ब के अगेंस्ट हमें पता लग जाएगा कि अगर इतना वेट बल्ब हो और इतना ड्राई बल्ब हो तो उस वक्त एयर के अंदर कितने केजी उसके अंदर वाटर होगा, हमें ये भी पता लग जाएगा, हमें एयर का वजन भी पता लग जाएगा। ये सारी चीजें हमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट से पता लग जाएंगी। जरा थोड़ा सा मजीद वेट कीजिए। जी ओके सर। बेटा, ये मैंने ऑलरेडी आपके ये जो लेक्चर नोट्स हैं मैंने LMS पर और ocw.kfuert.edu.pk पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट अलग से भी मैंने आपके अपलोड कर दिया है, ताकि आप उसको, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप उसको प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि आपको प्रिंट निकलवा कर उसको प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी।
और हम उसको कवर अप कर रहे हैं। तो हमारी ये, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जिसकी थ्योरी है हम अपने 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, एक आज के लेक्चर में और एक जो हमारा जो ट्यूसडे वाला लेक्चर होगा उसमें, ये दोनों पे कवर करेंगे। लेकिन मैंने आपको दोनों लेक्चर्स का जो मटेरियल है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ताकि आप जो है इसके हवाले से जब आप करें तो इसके अंदर ये हमारे पास ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, जरा इसको मजीद देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो हवा के अंदर नमी मालूम करने के लिए या हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी मालूम करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। तो एक जो बड़ा इंस्ट्रूमेंट, कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, उसको कहते हैं, तो बेसिकली हाइग्रोमीटर वो डिवाइस है जिस डिवाइस के जरिए आप डायरेक्टली एयर में से मॉइस्चर कंटेंट को, हवा में जो नमी मौजूद है उस नमी की मिकदार को मालूम कर लेते हैं हाइग्रोमीटर की। खास तौर पर जो हाइग्रोमीटर नॉर्मली हमें जो नमी की मिकदार दे रहा होता है वो नॉर्मली आपके पास जो है वो टेम्परेचर दे रहा होगा, एक ड्यू पॉइंट दे रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट मॉडल्स, और वो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रहा होगा कि हवा के अंदर कितनी परसेंट, वो रीडिंग परसेंट में दे रहा होगा कितनी परसेंट आपकी हवा में ह्यूमिडिटी मौजूद है, वो ये चीजें बता रहा होगा। हाँ, कुछ और एडवांस मॉडल्स हैं वो शायद कुछ और भी डिटेल में चीजें बता रहे हो। तो हाइग्रोमीटर्स जो है बेसिकली आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपको ये रीडिंग्स दे रहे होते हैं। तो हमारे पास इसके अलावा भी जो है बहुत मुख्तलिफ किस्म के आपके पास आलात मौजूद हैं जिसकी मदद से हम जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको, हवा के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है उसको मेजर कर सकते हैं। तो जो सबसे पुराना मेथड और जो सबसे कॉमन मेथड है वो ये ड्राई बल्ब और वेट बल्ब थर्मामीटर वाला मेथड है। यानी कि ये वो मेथड है कि जो मैं इस्तेमाल, क्योंकि ये इसकी एक्यूरेसी एज कंपेयर टू द नॉर्मल हाइग्रोमीटर ये बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो साइक्रोमीटर होता है वो साइक्रोमीटर भी वो आला है कि जो कि आपको बेसिकली वो हाइग्रोमीटर की टाइप है। तो लेकिन आपके पास साइक्रोमीटर के अंदर सिर्फ वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको पता लगता है। तो साइक्रोमीटर की मदद से आपको वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता लगता है, और उस टेम्परेचर की मदद से फिर आप कोई और टूल यूज करके, जैसे साइक्रोमेट्रिक चार्ट वगैरह यूज करके आप डिफरेंट जो हवा के अंदर नमी की मिकदार है उसको मालूम करते हैं। तो जो आपके पास हाइग्रोमीटर होता है वो डायरेक्टली आपको हवा में नमी की मिकदार मालूम बता देता है। लेकिन जो हाइग्रोमीटर होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन हमारे रोजमर्रा के लिए ये चीजें जो है वो काफी कारआमद है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास अगर कोई टेक्सटाइल मिल है तो वहां पर क्योंकि जो फैब्रिक होता है उस कपड़े की जो है क्वालिटी को बरकरार रखते हुए उसकी प्रोसेसिंग को, क्योंकि जब धागा वगैरह, धागे फैक्ट्री के अंदर आपके पास ह्यूमिडिटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहां पर आपको एक जो ह्यूमिडिटी होती है मखसूस ह्यूमिडिटी को बरकरार रखना होता है। तो वहां पर उन्होंने फिर वहां पर साइक्रोमीटर नहीं दिए होते। साइक्रोमीटर से मुराद क्या है कि साइक्रोमीटर में भी डिटेल में भी बताऊंगा। तो साइक्रोमीटर में आपके पास एक ऐसा आला है कि जिसमें आपको सिर्फ ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर पता लगता है, वो नहीं देते, बल्कि उनको हाइग्रोमीटर प्रोवाइड कर देते हैं कि उनको डायरेक्टली हवा के अंदर मौजूद नमी की मिकदार बता देता है ताकि वो उसके हिसाब से एक्शन ले सके। इसी तरह जो HVACR आपके नाम सुना होगा, ये हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, ये लोग जो HVACR वाले जो लोग होते हैं इनके पास भी ऐसे ही हाइग्रोमीटर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि इनको भी हमारे पास ये जो हीटिंग के अंदर, एयर कंडीशनिंग के अंदर, जो रेफ्रिजरेशन के अंदर जो चीज है इंपॉर्टेंट वो यही है कि आपने किस तरीके से मॉइस्चर को कंट्रोल करना है। तो जब आपने उसके अंदर से देखना है तो उनके पास भी इस तरह के आलात मौजूद होते हैं और वो हाइग्रोमीटर उनके पास मौजूद होगा जिसकी मदद से उनके पास डायरेक्टली ये रीडिंग आ जाएगी, हाँ भाई ये रीडिंग सही है। आप लोग गौर कीजिए, हमारे पास जो अब ये नए लेटेस्ट मॉडल्स के जो एयर कंडीशन आपके पास घरों में अवेलेबल है हमारे पास, या इन्वर्टर वगैरह वाले, तो उनके रिमोट के ऊपर आपके पास टेम्परेचर भी आ रहा होता है और आपके पास वहां पर जो है
वो बेसिकली आपके पास वहां पर वो ह्यूमिडिटी की मिकदार भी आ रही होती है। तो उसकी मुकाबले में, एक्यूरेसी के मुकाबले में, अगर आप कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो सिर्फ आपको ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर देता है, और उस टेम्परेचर की मदद से आप चार्ट्स की मदद से उसको जब कैलकुलेट करते हैं अपनी मॉइस्चर की मिकदार को, तो वो ज्यादा उसकी एक्यूरेसी है। साइक्रोमीटर में क्या होता है हमारे पास, ये मैं आपको साइक्रोमीटर दिखाता हूं। तो बेसिकली ये एक डंडा सा एक हैंडल बना हुआ है, इस हैंडल के साथ बेसिकली दो एक जैसे थर्मामीटर अटैच है। तो आपके पास इस तरह ये जो हैंडल है, इस हैंडल के साथ आपके पास ये दो थर्मामीटर लगाए हुए हैं। तो आप हैंडल को पकड़ के, जैसे आप जो है रस्सी को आपके पास को जो है आप इसको पकड़ के जब जोर जोर से इसको घुमाते हैं, हैंडल को घुमाते हैं, तो ये दोनों जो थर्मामीटर है ये भी घूमते हैं, ये भी घूमते हैं। जब आपके पास ये हैंडल को घुमाते हैं तो बेसिकली आप इन थर्मामीटर को, हैंडल आपका फिक्स रहता है, ये थर्मामीटर घूम रहे होते हैं, ये दोनों थर्मामीटर घूमना शुरू कर देते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं। तो गोल गोल चक्कर लगाने का मकसद ये होता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा एयर इसके साथ कांटेक्ट कर सके। तो एक जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर दोनों सेम है, लेकिन एक थर्मामीटर का जो बल्ब है वो ड्राई होता है, तो उसको आप कहते हैं ड्राई बल्ब थर्मामीटर। और जो दूसरा थर्मामीटर होता है, उसके जो बल्ब के ऊपर ये एक आपके पास विक बनी हुई चढ़ी होती है, ये आपके पास एक जो है हमारे पास जो सॉफ्ट क्लोथ है वो उसके ऊपर चढ़ा होता है। तो हमारे पास जो वो सॉफ्ट क्लोथ जो उसके ऊपर चढ़ा होता है, जो वेट क्लोथ उसके ऊपर चढ़ा होता है, तो उसकी वजह से थर्मामीटर की मदद से आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर आता है। तो आप क्या करते हैं, इसको आप एक आध मिनट के लिए इसको घुमाते हैं, इस हैंडल को पकड़ के इसको घुमाते हैं, घुमाने की वजह से ये जो हिस्सा है ये मूव करता है, और मूव करने के बाद आप 2-1 मिनट के बाद आप उसकी रीडिंग ले लेते हैं, या 1 मिनट के बाद आप रीडिंग ले लेते हैं। तो आपके पास जो सादा थर्मामीटर है, थर्मामीटर दोनों सेम ही है, सिर्फ ये विक का फर्क है। इस सादे थर्मामीटर से आपके पास ड्राई बल्ब की रीडिंग आ जाएगी, और इस दूसरे वाले थर्मामीटर से आपके पास वेट बल्ब की रीडिंग आ जाएगी। तो हमारे पास देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर और वेट बल्ब थर्मामीटर जो एक साइक्रोमीटर में मौजूद होते हैं, उसकी मदद से आप डिफरेंस डेल्टा टी मालूम कर सकते हैं। डेल्टा टी क्या है, आपके ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस है डेल्टा टी है, आप उसको जो है वो मेजर कर सकते हैं। जो साइक्रोमीटर्स है वो भी बहुत और भी शक्लों में वो मौजूद है। ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह स्पेशल किस्म का ये आपने, अच्छा ये जो साइक्रोमीटर मैंने आपको दिखाया है, इसको स्पेशली इसका एक नाम है, इसको कहते हैं स्लिंग साइक्रोमीटर। स्लिंग गुलेल होती है आपके पास, ये उससे ये लफ्ज आया है हमारे पास, जो रस्सी की तरह घूम रहा है, इसको स्लिंग साइक्रोमीटर कह रहे हैं। जरूरी नहीं है हमारे पास, और भी एक तरह के हो सकते हैं। नॉर्मल अगर आप आम घरों वाला थर्मामीटर, 2 थर्मामीटर ले लें, एक जैसे थर्मामीटर ले लें, एक भी अगर आप गीली को रुई लपेट दें, तो वो आपका जो है वो वेट बल्ब थर्मामीटर बन जाएगा। तो आप उनकी मदद से भी ये काम आप कर सकते हैं, तो वो भी दुरुस्त होगा। सिर्फ करना जो चीज आप लोगों ने हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट यही है कि एक बल्ब कॉटन विक, गीली कॉटन विक से जो है वो कवर रहे, और कोशिश करें कि जो आप वाटर यूज करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर यूज करें वो डिस्टिल्ड वाटर हो। क्यों डिस्टिल्ड वाटर हो, कि आपके पास अगर वो आम कोई और वाटर होगा तो ये पॉसिबल है कि आप अगर टूटी से पानी लेते हैं, पानी टूटी का ठंडा भी हो सकता है, वो गर्म भी हो सकता है। अगर आपने वो डिस्टिल्ड वाटर कहीं लिया हुआ है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे, तो ताकि उसके टेम्परेचर की वजह से आपकी कोई वेट बल्ब के अंदर कोई इनएक्यूरेसी उसमें ना हो। दूसरा जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर है वो बता चुका हूं, उसको तो वैसे ही उसके बल्ब को जो है वो हमने ड्राई ही रखना है। तो जो बाकी जो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, ये हमेशा वेट बल्ब टेम्परेचर से इसकी रीडिंग ज्यादा होगी, यानी कि वेट बल्ब की रीडिंग कम आएगी, ड्राई बल्ब की रीडिंग ज्यादा आएगी। तो बेसिकली होगा क्या कि आपके पास ये जो ड्राई बल्ब की रीडिंग हमारे पास ज्यादा है और वेट बल्ब की कम है, वो इसलिए क्योंकि जब वेट बल्ब में से आपकी हीट ऑफ इवेपोरेशन, या इसको ये कहना चाहिए कि जो इसमें से लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन जो आपके पास, क्योंकि वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं, तो वाटर वेपर्स इवेपोरेट हुए हैं, तो जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इसमें से निकली है, तो उस लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन के निकलने की वजह से
हमारे पास वो जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो कम आता है। और इस हीट डिफरेंस को, इस डेल्टा टी कौन सा है, द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर, दिस डिफरेंस विल देन बी यूज्ड ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, और उसके अलावा कुछ और डिफरेंट किस्म की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जी बेटा, ये साइक्रोमीटर अगर किसी को समझ ना आया हो, बेटा अगर साइक्रोमीटर किसी को समझ में ना आया हो, साइक्रोमीटर के अंदर बेटा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो। सर ये आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं, वाटर वेपर्स, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, ये तीनों एक ही हैं? बिल्कुल एक ही है, सिर्फ ये बताने के बाद है जो नमी है, क्योंकि हवा कि आपके अंदर हवा हो और हवा के अंदर आपको नमी नजर आ रही हो, हमें नजर नहीं आती, हमें तो बारिश नजर आती है, बारिश के कतरे नजर आते हैं। तो हम बेसिकली बात यही कर रहे हैं, ये जो वाटर वेपर्स हैं, मैं जो मॉइस्चर की बात कर रहा हूँ, हवा के अंदर की बात कर रहा हूँ, वो ये तीनों एक ही चीजें हैं। तो जो वाटर मौजूद है, बेसिकली जो वाटर हवा में मौजूद है, दिस वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम नेकेड आई, हमें आंख से नजर नहीं आएंगे वो, तो वो हवा में वही है। जी बेटा। ठीक है सर। बेटा किसी को कंफ्यूजन हो किसी टर्म के हवाले से? अच्छा, इसके अलावा भी हम सर कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सवाल कीजिए। जी, रोल नंबर 8, आप सवाल कीजिए। सर आपने कहा था कि ह्यूमिडिटी की वजह से हबस वगैरह पैदा हो जाती है, तो ये सर किस तरह का फिनोमेना है, किस तरह से ये एटमॉस्फेयर पैदा होता है? नहीं देखिए, हबस जो है ना, हबस एक ऐसा लफ्ज है, क्योंकि हबस हम कहते हैं, हबस हम मिसाल के तौर पर इसलिए हबस कहते हैं क्योंकि जो जैसे कहते हैं हबस का मतलब होता है घुटन, जो लफ्ज हबस है इसका मतलब है घुटन। होता क्या है कि हमारे पास जब ये हवा के अंदर नमी की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म दिया हुआ है, इस जिस्म का एक बड़ा फंक्शन है कि ये ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी टेम्परेचर को जो है एक मखसूस टेम्परेचर पे रखता है। ये हमारे, क्योंकि हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ किस्म के अज़ा हैं, उन अज़ा के सही वर्किंग के लिए, सही फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है कि हमारा टेम्परेचर, मखसूस टेम्परेचर जो हमारा 37 डिग्री सी, हमारा जो टेम्परेचर है आपका बॉडी का, वो टेम्परेचर जो है हमारे पास वो मेंटेन रहना चाहिए। अच्छा, अब सर्दी हो या गर्मी हो, बहार हो, खजा हो, पाकिस्तान में बैठे हो या केटू पे बैठे हो, आपके पास जो टेम्परेचर है वो दोनों जहां पे भी जाएं, आपने की बॉडी ने ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे करती है भाई? बॉडी जो जो टेम्परेचर मेंटेन करती है, बॉडी ये टेम्परेचर मेंटेन करती है खास तौर पर इवेपोरेशन के जरिए, यानी कि जो हम पानी पीते हैं और हमारे जिस्म से, यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, हम जब रात को सोते हैं ना, तो उस सोने के दौरान भी हमारे जिस्म में से कम से कम आधे लीटर से ज्यादा पानी इवेपोरेट हो जाता है। कैन यू इमेजिन दिस? हम जब रात को, इसीलिए जो वाटर है वो हमें बहुत जरूरी है कि आपके पास जो वाटर है वो मुसलसल तौर पर हमारे जो है वो इवेपोरेट हो रहा है। एक सेकंड बेटा। अच्छा, तो हमारे पास
वो जो हवा के अंदर जो नमी मौजूद होती है, जो मॉइस्चर मौजूद होता है, वो मॉइस्चर क्या करता है कि उस मॉइस्चर की, हवा के अंदर जब इतने ज्यादा हमारे पास मॉइस्चर वगैरह हमारे पास मौजूद होता है, तो इस मॉइस्चर की मौजूदगी की वजह से हमारी बॉडी ने जो अपने आप को ठंडा करना है, वो उसने ठंडा करना है इवेपोरेशन के जरिए। यानी कि बॉडी ने अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है बाय इवेपोरेशन। यानी कि बॉडी मुसलसल तौर पर आपको कुछ ना कुछ इवेपोरेशन करती रहती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर न बढ़ सके। जैसे जैसे मुसलसल हमें महसूस नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी में से वाटर इवेपोरेट हो रहा है पसीने की सूरत में, वो, या आपको अगर पसीना बाजू का नहीं भी महसूस हो रहा तो वो आपके पास इवेपोरेशन हो रही है, मुसलसल इवेपोरेशन हो रही है बॉडी में से। तो बॉडी इस इवेपोरेशन के जरिए हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको बरकरार रखती है, उसको कांस्टेंट रखती है। अच्छा, अब है क्या, जब आपकी इर्द गिर्द की हवा के अंदर नमी ज्यादा होगी, जैसे अगस्त में नमी ज्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा रखने के लिए जो इवेपोरेशन कर रही होगी, यानी कि पसीना आ रहा होगा, अब सूखेगा नहीं, अब आपकी बॉडी गीली की गीली ही रह जाएगी। होगा क्या, हो क्या रहा है, क्योंकि इर्द गिर्द आपके पास 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अचीव हो चुकी है, आपके पास वहां पर मॉइस्चर इतना ज्यादा है कि आपकी जिस्म से इवेपोरेट होने वाला वाटर अब इर्द गिर्द की हवा के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो आपको, क्योंकि उसके एब्जॉर्ब ना होने की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो अब जब वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, आपका वो बढ़ने की कोशिश करेगा, तो फिर बॉडी का जो दूसरा मैकेनिज्म है इवेपोरेशन वाला, वो और तेज हो जाएगा, आपको और ज्यादा पसीना आना शुरू होगा। यानी कि आपको पसीना आ रहा है लेकिन वो पसीना हवा में मिक्स नहीं हो रहा, वो पसीना बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, तो इसका क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मजीद बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ना ही नहीं है, तो वो क्या करेगी, बॉडी मजीद पसीना करेगा, आपका पसीना निकल निकल के आपकी हालत और खराब होना शुरू हो जाएगी, आपको घुटन का एहसास होगा, आपका दिल घबराना शुरू हो जाएगा। इस कैफियत का नाम है हब्स। हब्स और कुछ नहीं है। तो ये गर्मी जो हमें ये अगस्त में, जुलाई अगस्त में जो होता है हमारे साथ, वो यही होता है कि उस वक्त हमारा जो बेसिकली ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से जो है आपके पास जो बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, और उस प्रॉब्लम की वजह से हमें जो है इस हब्स की कैफियत का सामना करना पड़ता है। जी बेटा, ये किसी ने सवाल पूछा था? जी सर, क्लियर है, थैंक यू सर। अच्छा, ये बेटा सर मेरा क्वेश्चन है। एक मिनट, रोल नंबर 5 में हाथ खड़ा किया है जी। यस सर, मैं ही हूँ। जी जी बेटा, बात कीजिए। सर फॉरेस्ट वगैरह में ना ह्यूमिडिटी होती है 88%, लेकिन उधर हवस तो नहीं होती। यार देखो, इसके ये बात जरूरी नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, हबस का ताल्लुक, देखिए हबस बेसिकली जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये बेटा ये याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पता है कि हमें जो ड्राई टेम्परेचर डिफरेंस, अगर आपके पास 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हो, लेकिन अगर आपका वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर में फर्क है, वो आपके पास देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर में और वेट बल्ब टेम्परेचर में फर्क होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के अंदर फर्क नहीं है, तो आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको बड़ा हब्स का आपको सामना करना है। आपकी ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये मैकेनिज्म आपके पास ये आ जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, साइंटिस्ट ये का ये अंदाजा है कि अगर जो है मिसाल के तौर पर अगर हवा का वेट बल्ब टेम्परेचर 35 तक पहुंच जाए, अगर हवा का वेट बल्ब टेम्परेचर 35 तक पहुंच जाए, तो 5-6 घंटे में इंसान की मौत वाकई हो जाएगी। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री। जब आपका ये जो बॉडी का टेम्परेचर है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। अब जब आपके पास इर्द गिर्द की हवा का जब आप टेम्परेचर लेंगे, वो अगर जो वेट बल्ब टेम्परेचर उसका 35 होगा, तो आपकी बॉडी को ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलेगा, पसीना निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा। जब आपका एक क्रिटिकल लेवल से ज्यादा आपका मॉइस्चर निकल जाएगा, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो फेल होना शुरू हो जाएंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। हमारे पास सेप्सिस एक नाम है, हमारे गुर्दे काम करना शुरू कर देंगे, काम करना छोड़ देंगे, जिगर काम करना छोड़ देगा, हार्ट अटैक हमें हो जाएगा, और हम एक शॉक की हालत में चले जाएंगे, हो सकता है हम कोमे की हालत में चले जाएं। तो ये जो कैफियत है, ये कैफियत उसका हमें सामना करना पड़ सकता है। जी रोल नंबर 5। यस सर, ठीक है
लेकिन सर उसको तो और कुछ नहीं कहते कि जब पानी की कमी हो जाती है जिस्म में? नहीं, वो हम जो उसको बात करते हैं ना, वो जो है आपके पास, मुझे इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रही कि उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो टर्म्स मेरे ज़हन में थी वो मैंने आपको बता दी है। शायद उसकी कोई मेडिकल टर्म का भी ऑब्वियसली कोई नाम तो होगा। डिहाइड्रेशन जिसे खास तौर कहते पर हैं। जब आप पानी की मिकदार बहुत ज्यादा कम हो जाती है, हाँ डिहाइड्रेशन हो सकती है, बिल्कुल ठीक है बात। तो वो डिहाइड्रेशन का, लेकिन डिहाइड्रेशन के साथ साथ एक और नाम भी है इसका हमारे पास जो है, आपके पास जो एक इसको एक हमारे पास जो है हाइपरथर्मिया की टर्म बोलते हैं, जिसकी वजह से इंसान की जो बॉडी है वो थर्मल शॉक में चली जाती है, कोमे की हालत में आ जाती है। ये तो बाकी यह है कि जाहिर बात है कि जो जो चीजें आपकी कम होंगी तो हमारे पास जिस्म को नुकसान तो पहुंचेगा। ओके सर। जी बेटा, ये रोल नंबर 8 का हाथ खड़ा हुआ है जी बेटा। वो सर मैंने पूछ लिया था, थैंक अच्छा यू। ठीक, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मैं एक छोटी सी मैं ये बात बता देता हूँ बात। जब हम बात रिलेटिव ह्यूमिडिटी की करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और ह्यूमिडिटी की बात, जरा इसको गौर से समझिएगा बात। ह्यूमिडिटी क्या है? हवा में नमी है, हवा के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, इस चीज का नाम है ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो है हवा में मौजूद एक्चुअल नमी और आपकी मैक्सिमम जो नमी आपकी हवा में आ सकती है। समझने के लिए जरा इसको समझिए। मसलन अगर मैं आपको ये कहता हूं कि इस वक्त 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब ये है अब आपकी हवा के अंदर मजीद नमी एब्जॉर्ब करने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं। यानी कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यह है अब आपकी इर्द गिर्द की हवा के अंदर नमी एब्जॉर्ब की जो सलाहियत है वो 0%। अगर मैं आपको ये कहूं हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% है, इसका मतलब ये है कि हमारी इर्द गिर्द की, हमारी जो इर्द गिर्द की हवा है उसके अंदर 90% नमी मौजूद है और उसके अंदर मजीद 10% नमी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद है। इसी तरह अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी इस वक्त जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 80% है, तो इसका मकसद ये है कि हवा में जो मॉइस्चर है वो 80% तो मौजूद है, लेकिन 20% मजीद मॉइस्चर इस हवा के अंदर ऐड हो सकता है। तो इस चीज का नाम है परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि आपको जब ये रीडिंग पता लगती है परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अखबारों में हर जगह पढ़ते हैं आज हवा में नमी का तनासुब इतने फीसद था, आज हवा में नमी का तनासुब इतने फीसद था, इससे हमें समझने में अंदाजा होता है अच्छा भाई अब हमारी हवा में मजीद कितनी नमी ऐड हो सकती है, कितनी नमी आ सकती है। मसलन अगर आपको यह कहा जाए कि आज हवा में नमी का तनासुब 10% था, इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो एयर है इसमें सिर्फ 10% मॉइस्चर था, बाकी ड्राई एयर है और आपके पास उसके अंदर 90% मॉइस्चर मजीद एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद है। जी ये रोल नंबर 30। इंशाल्लाह बेटा हम इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और हमारे पास जो हम इसका, मैंने ऑलरेडी आपको साथ ये किया था कि मैंने कुछ आपको ब्रीफ चीजें आपको मैंने बताई हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट रह जाता है थोड़ी सी थ्योरी है और उसके बाद इस चार्ट में से रीडिंग कैसे हमने देखनी है। तो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। हम अपने जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे वाला लेक्चर, उसमें हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी मैंने डिटेल इसके बड़े जबरदस्त किस्म के आपके नोट्स बनाकर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के एलएमएस पर और OCW पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लें, उसको गो थ्रू करना शुरू कर दें, क्योंकि उसके अंदर मैंने डेफिनेशन, उसके अंदर बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह हर चीज आपको प्रोवाइड की हुई है ताकि आपको समझने में मसला ना आए। जो है जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप लोगों से अगर आपके मजीद सवालात भी हो तो आप लोग मुझे जो है अगर है तो आप अभी आप पूछ सकते हैं। आप अब तक हमने जो कवर किया है उसके हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी आप जो है नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर भी आपके पास हमेशा मौका होता है सवाल पूछने के लिए। आज तक हमने जो पढ़ा है तो उसके बारे में अगर किसी का कोई मजीद सवाल है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। इस दौरान
कि आप लोग मुझसे सवाल करें, आप लोग सर मुझे अपने अटेंडेंस की जो सर मैसेज है सेंड करना शुरू कर दीजिए। जी बेटा। सर जो जो आपने पहले बताया कि हम जब एडिशन ऑफ वाटर करते हैं तो ऑक्सीजन के मालिक्यूल और नाइट्रोजन के मालिक्यूल वो हवा को छोड़ के जाते हैं, तो वो किस तरह था? आपने नेट का थोड़ा प्रॉब्लम था तो आवाज़ आपकी कट रही थी। बेटा वो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो ये एवोगैड्रोस प्रिंसिपल से हमें ये पता लगता है कि आपके पास अगर कोई दो गैसेस मौजूद है, दुनिया की कोई सी दो गैसेस हो, ठंडी गैस है, गर्म, आपके पास देखिए दुनिया की कोई सी दो गैसेस हो, अगर उन गैसेस का वॉल्यूम सेम है, उनका टेम्परेचर सेम है और उनका प्रेशर सेम है, उस वक्त जब आप ये कंडीशन आपके पास आ गई, दो गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम सेम है, उनका टेम्परेचर सेम है, उनका प्रेशर सेम है, तो उस वक्त आपके पास डजेंट मैटर वो कौन किस चीज की गैस है, आपकी दोनों गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। ये हमें एवोगैड्रोस लॉ से पता चलता है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आपके पास अगर इस लॉ को देखें तो इससे पता ये चलता है कि आपके नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो सेम रहेंगे। तो मैंने आपको कहा कि जब वाटर वेपर्स एज अ गैस जब ये एयर के अंदर ऐड होंगे तो अब हमें तो आपके पास वाटर वेपर्स का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर वॉल्यूम सेम है, तो आपको पता ये लगता है इसी लॉ से कि आपकी एयर जो है वो फिर जब ऐड होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंजिंग से बचाने के लिए एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी कि आप ये समझिए कि जिस जगह पर वाटर ऐड होगा वहां से कुछ एयर निकल जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, ताकि एवोगैड्रो लॉ की रोशनी में, ताकि आपका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो गलत ना हो जाए। तो ये जो प्रिंसिपल आपका इसको कायम रखना है। तो अब हवा के अंदर जो चीज गायब होगी, हवा के 10 मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे। अब हवा इटसेल्फ तो कुछ नहीं है, हवा जो है आपकी एयर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ अदर डिफरेंट गैसेस। हम रफली अगर कहें हवा के अंदर 80% नाइट्रोजन मौजूद होती है और हवा के अंदर 20% ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो अगर आप इस चीज को देखें तो अगर रेशो देखें तो ये 4:1 बनती है, यानी कि आपके पास जो है हवा के अंदर अगर आप यूं कहेंगे फॉर ईच मॉलिक्यूल फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर देर आर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब आपके पास टोटल एयर के 10 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 4:1 को देखते हुए आपको पता लगा कि 10 एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर 8 मॉलिक्यूल्स आपके पास जो है वो नाइट्रोजन के होंगे और 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास ऑक्सीजन के होंगे। तो अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स 10 वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स एयर में ऐड होंगे तो एवोगैड्रो लॉ की मदद की रोशनी में आपकी उस एयर में से 10 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्प्लेस होना चाहिए। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, वो उस जगह पे उस पॉइंट में, मिसाल लें अगर किसी डब्बे के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, मैंने एक छोटा सा 6 इंच का एक डब्बा लिया हुआ है, उस डब्बे के अंदर मैं मॉइस्चर ऐड कर रहा हूँ, वाटर वेपर्स ऐड कर रहा हूँ, उस डब्बे के अंदर जो एयर मौजूद थी उसके अंदर वाटर वेपर्स ऐड कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा जब वो वाटर वेपर्स उस डब्बे के अंदर ऐड होंगे तो उस डब्बे में से एयर के वो उतने ही मॉलिक्यूल जितने ऐड हुए हैं वो उसमें से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये इस चीज का नाम, ये शुरू में मैंने आपको चीज बताई थी। जी बेटा। जी सर, बिल्कुल सही समझ आ गई। ओके सर। बेटा किसी की अटेंडेंस अगर रह गई हो तो मुझे आप अटेंडेंस का मैसेज सेंड कर दीजिए इस दौरान। सर एक बात भी करनी है। जी बेटा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं बाबर मकबूल बात कर रहा हूँ सर। ये क्लास वाले कुछ बात करना चाहते हैं आपसे सर सारी। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको बात करने का मौका देता हूँ। तो बेटा क्लास के आज के कंटेंट जो हमने कवर किया उसके हवाले से किसी का मजीद कोई लेक्चर हो तो आप लोग मुझे जो है अपना माइक ओपन करके डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। और इस दौरान आपकी अटेंडेंस किसी की रह गई हो तो मुझे अटेंडेंस का मैसेज सेंड कर दीजिए। बेटा किसी की अगर अटेंडेंस रहती हो तो मुझे अटेंडेंस का मैसेज आप लोग सेंड कर दीजिए। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।